नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित और वक्त है दमदार 10 का। दमदार 10 में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेंगी या पहली बार बीजेपी बंगाल जीतेगी, इसका फैसला 4 मई को चुनाव नतीजों के बाद होगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी कर दी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीत रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता जीत को लेकर आश्वस्त हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली की थी और रैली के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले कार्यकर्ताओं से मिले, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक लेते दिख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जीत का दावा करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी आज भी बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उन्हें जीत का मंत्र देंगे। महिलाएं वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। महिलाएं वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। महिलाएं वोट करेगा। और इससे पहले कल पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार का शंखनाद कूच बिहार से किया। कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। पीएम ने टीएमसी के घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार देने पर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के तुष्टीकरण की वजह से ही एक खास धर्म के लोग हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, वो हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ममता बनर्जी को घेरा है, और उनका बिल्कुल क्लियर मैसेज था नॉर्थ बंगाल के लिए, क्योंकि नॉर्थ बंगाल बहुत ही खास है बीजेपी के लिए। हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान हैं, अजीत द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट और साथ ही राहुल महाजन जी सीनियर जर्नलिस्ट है। अजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी की ही बात से शुरुआत करते हैं, तो पहले जरा उस वीडियो का जिक्र करते हैं जो वीडियो देखने को मिला था, और प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हो रही है और उससे ये प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि पिछली बार 2021 में भी 9 में से 7 सीटें तो बीजेपी की आई थी। कुछ भी गढ़ है बीजेपी का, पूरा उत्तरी बंगाल बीजेपी का गढ़ है। उत्तरी बंगाल की 54 सीटों में से 30 बीजेपी ने जीती थी, और ये पूरा इलाका जो है, चाहे वो कूच बिहार देखिए, अलीपुरद्वार देखिए, दार्जिलिंग देखिए, कलिम्पोंग देखिए, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा थोड़ा टफ इलाका है, लेकिन बाकी उस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत असर है। कूच बिहार तो खैर मजबूत असर है ही, और वहाँ वो कोच राजवंशी जो दलित समाज के जो लोग हैं, वहाँ से वहीं से एक राज्यसभा भी भेजा। वहाँ के जो राजा थे उनको, वो उसी समाज से आते थे, कोच राजवंशी से, अनंत महाराज को। हाँ, तो वो एक सामाजिक समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में है और राजनीतिक समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। फिर आपकी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अनंत महाराज का जो जिक्र किया आपने, अनंत महाराज जिनको नरेंद्र राय का नाम से जाना जाता है, ये अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी के साथ मंच पे आए थे। तब लोगों ने अटकलें लगाई थी कि शायद ये टीएमसी के साथ चले जा रहे हैं, लेकिन
कल जब मंच में दिखे तो शायद क्या वो पूरा घूम गया है कि हाँ, जो पूरा narrative 360 डिग्री घूम गया। ये कुछ चीजों को लेकर के नाराज थे, बीजेपी के खिलाफ इन्होंने बयान वगैरह भी दिए थे, लेकिन फिर वो चीजें चुनाव के पहले बीजेपी सबको मना लेती है, इनको भी मना लिया, दिलीप घोष को भी मना लिया गया। तो एक तो कूच बिहार अपना एक असर वाला इलाका है, पूरा उत्तरी बंगाल असर वाला इलाका है, जहां प्रधानमंत्री ने शुरू किया सबसे कंफर्टेबल जोन से। और दूसरी बात जो उनका जो ये वाला बयान था, दूसरा हिस्सा जो बयान का था उनके, देखिए प्रधानमंत्री ने छोड़ा था कहाँ, चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, और वहां उन्होंने छोड़ा था ये कह के कि इस प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और उन्होंने फिर शुरू किया, जब दूसरी बार गए चुनाव की घोषणा के बाद, ये पहली सभा थी, तो उन्होंने कहा कि एक खास मजहब के लोग यहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे, दुभर कर देंगे। तो ये बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि चुनाव इसी लाइन पर जा रहा है। एक तरफ तुष्टीकरण है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, एक तरफ तुष्टीकरण है, और दूसरी तरफ सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। और ये उसके बगैर बीजेपी नहीं जीत सकती। हम बार बार कहते हैं कि 10 में से 6 हिंदू वोट दे रहा है, एक और देगा, उस तब बीजेपी जीत जाएगी। मतलब 70% पोलराइजेशन की जरूरत है हिंदू वोट की। और नॉर्थ बंगाल की बात हम जब कर रहे हैं तो नॉर्थ बंगाल में पोलराइजेशन वाकई में ही बीजेपी के हक में जाता है, बिल्कुल जाता है। और जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स फिर से दिखाइएगा, तो उसमें आप देखिए कि जो वहाँ के जिले हैं, उन जिलों में जो आबादी है, मुस्लिम आबादी, आप सोचिए कि मुर्शिदाबाद में 66% है, यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मालदा में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, दिनाजपुर में आप कह सकते हैं कि बस कुछ एक पॉइंट का बचा हुआ है, और बाकी दक्षिण 24 परगना और जो भीरभूम देख रहे हैं कि वहाँ की राजनीति अलग होती है। राहुल सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन खींच दी है, और उन्होंने जिस तरह से इश्तेहार को लेकर कहते हैं ना, इशारों इशारों में समझा दिया लोगों को, तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को क्या ये पता है कि अगर हम यहां पर मैक्सिमम सीटें जीत सकते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी पोलराइजेशन, क्योंकि उसका फायदा उनको पिछले चुनाव में मिला और क्या इस बार भी मिलता दिख रहा है? देखिए बिल्कुल साफ है, 2016 तक तो जो टीएमसी है मेरे ख्याल से 25 सीटें उस पूरे इलाके में जीतती थी। तो ये जो पलटा है ये 2019 के बाद से ये सारी चीजें पलट गई हैं। और 21 में तो और ज्यादा हुई हैं। हाँ 21 में, नेचुरली 21 में 19 तो के लोकसभा में ज्यादा, लोकसभा में क्योंकि चेंज हो गया था, तो उसके बाद ये है। तो दो इलाके हैं मेजरली बीजेपी के इन्फ्लुएंस के, एक नॉर्थ बंगाल का इलाका है, एक दूसरा जो हम कहते हैं जंगल महल का इलाका है। जंगल महल में 40 सीटें हैं लगभग। ये जो इलाके हैं इसमें पुरुलिया, बांकुरा, ये सारे इलाके, झारग्राम पूरा इलाका, झारग्राम वगैरह ये इलाके आते हैं। और इसमें 40 में से जो टीएमसी है वो लगभग जो है 35 सीटें जीता करती थी, लेकिन 2021 के चुनाव में ये जो गिर के 15 हो गई थी। तो मेजर डेंट आपको वहां लगता है। तो ये सारे इलाके, ये जो जंगल, मैंने महल का इलाका बोला, यहाँ पर जो राजवंशी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, ये सारी है, तो इसमें, और हिंदू कम्युनिटी, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। दूसरा नॉर्थ बंगाल का उन्होंने बताया, ये सारा समीकरण बताया। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बीजेपी अगर इस चुनाव को जीतना चाहती है तो साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता, ये इलाके ऐसे हैं जो एकदम मतलब टीएमसी के गढ़ हैं। अगर वहां पे डेंट नहीं कर पाते हैं तो चुनाव हाथ से निकल। चलिए, आपने अच्छा हुआ कि नॉर्थ कोलकाता की बात कर दी, क्योंकि जो बंगाल में चुनाव से पहले बवाल है अब वो कोलकाता में देखने को मिला है। हुआ क्या है कि बेहाला के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके बेहाला पश्चिम वाले दफ्तर पर हमला कर दिया है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बेहाला सीट से टीएमसी कैंडिडेट रत्ना चैटर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची, जबरन पोस्टर फाड़ दिए, तोड़फोड़ की। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत झड़प भी हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल विवाद पोस्टर लगाने को लेकर शुरू हुआ था, और टीएमसी कार्यकर्ताओं को पोस्टर लगाने से बीजेपी समर्थकों ने रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और फिर झड़प हो गई। अब बीजेपी का आरोप है कि इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की, पोस्टर बैनर फाड़ डाले, और इस दौरान बेहाला पश्चिम से टीएमसी उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जो मौजूद थे, ये पूरा हंगामा हुआ। अब टीएमसी की ओर से बीजेपी पर उनके उम्मीदवार के पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी का कहना है कि बिना किसी विवाद के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर हमला किया है। यहाँ पर तमाम आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बेहाला का बीजेपी का दफ्तर है, जहाँ पर से बेहाला से डॉक्टर इंद्रनील खां जो कि कैंडिडेट हैं और वो वहाँ पर आने वाले थे। उससे पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि टीएमसी कैंडिडेट और टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, कार्यालय में तोड़फोड़ किया और उसके बाद हंगामेबाजी हुई। ये घटनाक्रम हुआ क्यों? दरअसल उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह। सिंह साहब, क्या आप उस समय कार्यालय में मौजूद थे बीजेपी के जिस समय वहाँ पर तोड़फोड़ हुई? हाँ। क्या
क्या हुआ था पूरा बताइए। कहानी यही हुई कि उन लोग अपने पूरे दल के साथ आए, जिसके हमारे इस जगह के जो उम्मीदवार थे रत्ना चटर्जी, वो अपने पूरे टीम के साथ आके हमारे कार्यकर्ता के सामने झंडा बैनर जो लगे हुए थे सबको खोलना चालू कर दिए। खुलने के बाद उसको कुछ आदमी प्रतिवाद किए तो उनको धक्का दे दिए। धक्का देकर तब हम लोग को आवाज़ दिए, तब हम लोग नीचे उतरे। उसके बाद मारपीट किया गया हम लोग के साथ में। करने के बाद जितने बैनर थे सब फाड़ दिए गए। उसके बाद उन लोग कलकत्ता पुलिस रहते हुए ही काम हुआ है। वो लोग सामने खड़े होकर देख रहे हैं, हाँ, और वो लोग कर रहे हैं, सब बैनर सब फाड़ रहे हैं। अपने आप तो कोई नहीं घुस जाएगा ना, कोई रीजन तो होगा कि भाई कार्यालय में क्यों घुसे। कोई रीजन नहीं है, हमारे इतने प्रचार कर रहे, कोई रीजन ही नहीं है वहाँ पर। कोई हम लोग कुछ किए ही नहीं है। आप उस समय कार्यालय में थे? हाँ, उस समय कार्यालय में था। उससे पहले कोई झड़प हुई थी टीएमसी वालों से कि जबरदस्ती घुस गए? हुआ था पहली बार, वो लोग किया, हम लोग का बैनर फाड़ के उन लोग का बैनर लगाया। ठीक है, हम पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस लोग आके देखा भी। ठीक है, वो बोला हम लोग का हाथ में है नहीं है, अभी निर्वाचन कमीशन का आदमी लोग आएगा, आप लोग खड़ा रहिए, हम लोग तस्वीर खींच रहा है। ठीक है, आप लोग शांत रहिए। हम लोग शांत था, ऊपर खाना खाने चले गए। ठीक है, उसके बाद तुरंत जोर सा बारिश हुआ। उसके बाद देख रहा हूँ तो हल्ला हो रहा है। ठीक है, क्या है, टीएमसी का कैंडिडेट आके ये सब कर रहा है। क्या धमकी दिया जा रहा था? धमकी क्या, ये तो बोल रहा है कि देख लेंगे, लड़के लोग को देख लेंगे, तुम लोग को देख लेंगे, 4 तारीख के बाद देख लेंगे हम। मतलब ठीक है, देख लीजिएगा, आप भी देख लीजिएगा, हम लोग भी देखेंगे आपको। अब बेहाला से बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर इंद्रनील खान ने बीजेपी ऑफिस पर हमले के बाद वो समर्थकों के साथ पुलिस थाने पहुंचे। यहां पर पुलिस के साथ झड़प को लेकर बीजेपी उम्मीदवार का आरोप है कि टीएमसी ने पुलिस के सामने ही गुंडागर्दी की और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। तृणमूल कांग्रेस बेहाला पश्चिम विधानसभा हार रहा है। तृणमूल को पता चल गया, क्योंकि इधर का लोग, बेहाला का लोग, ये तृणमूल का जो गुंडागर्दी, तृणमूल का जो करप्शन, ये घोटाला, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल का लोग और बेहाला पश्चिम का लोग वोट देने वाला है। और तृणमूल डर के आज बेहाला पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य इलेक्शन ऑफिस है, उसके ऊपर तृणमूल का कैंडिडेट खुद जाके अपने गुंडा लोगों को लेके खुद जाके वहाँ हमला करा है। पूरा सीसीटीवी फुटेज में डॉक्यूमेंटेड, विभिन्न मोबाइल जो कैमराज है उस पर भी डॉक्यूमेंटेड है। वहाँ दिख रहा है साफ, टीएमसी का कैडर्स आके हम लोगों का जो फ्लेक्स से सब तोड़फोड़ कर रहा है, लाठी दे रहा है, किसी को फिजिकली असॉल्ट भी कर रहा है। और वहाँ टीएमसी का जो कैंडिडेट है और सिटिंग एमएलए है वो खुद वहाँ मौजूद थी। वहाँ कोलकाता पुलिस का ऑफिसर्स थे और उन लोगों के सामने ये घटना घटा, कोई रोका नहीं। पुलिस का काम है टू इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन। और वहाँ जो मुख्य माने या जो मेन चैलेंजर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मेन ऑपोजिशन जो है, उनके ऊपर, उनका पार्टी ऑफिस के ऊपर हमला चल रहा है और पुलिस। अब देखिए यहाँ पर जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसमें तो फिलहाल तो जो इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से सब कुछ कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चीजें ऐसे होती हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा कि एक पार्टी के सामने जाके पोस्टर फाड़ दे रहे हैं, सब कर दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देश में वायलेंस होती है, ये हम सब जानते हैं। 2021 में आप बात कर लीजिए, कूच बिहार जहाँ प्रधानमंत्री थे, यहीं वायलेंस हुई थी। शीतलकुची बहुत, हाँ, शीतलकुची मशहूर है वो, मतलब बदनाम है ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सारे इलाके, इनमें सब वायलेंस होती है। और अब देखिए, आप सेंट्रल फोर्सेस लगाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के अंडर है, उनको देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बातें कर SIR की भी बात करूं तो लोगों में चिंता है इस बात की, ऐसा नहीं कि हम इसको दरकिनार कर दें। आप नंदलाल बोस के ग्रैंडसन जो हैं 88 ईयर्स ओल्ड, आपने उनको और उनकी वाइफ को बुलाया कि अच्छे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उनका आपने वोट काट दिया। तो इलेक्शन कमीशन को भी अपने अंदर देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उनके ऑफिसर्स, और किस तरह से उनको पश्चिम बंगाल का चुनाव बिना वायलेंस के अगर वो करवा पाते हैं, ये उनके लिए अचीवमेंट होगी। लेकिन अजीत जी, जाहिर सी बात है कि इतना तो कम से कम होना चाहिए कि पोस्टर फाड़ने की जरूरत क्या लगता है कि ये, या फिर हम कह सकते हैं कि ये चुनाव इतना ज्यादा हीटअप हो गया है और बीजेपी ही टीएमसी को लगती है कि किसी भी वक्त उनके हाथ से ये सीटें ले सकते हैं। और कोलकाता और दक्षिण 24 परगना का जो इलाका पड़ता है, क्योंकि ये साउथ 24 परगना में पड़ता है, बेहाला लगा हुआ सटा हुआ है कोलकाता के साथ, ये पूरा इलाका टीएमसी का गढ़ है। यहाँ पर आप पत्ता नहीं हिल सकता। मैं आपको बताऊं, ग्रेटर कोलकाता में वायलेंस नहीं होती थी। ग्रेटर कोलकाता में कम होती है, लेकिन दक्षिण के साथ जो लगे ज्यादा होती है इस इलाके। नहीं, ये जैसे अब बेहाला तो एकदम ही
बहुत पॉश और हाई प्रोफाइल इलाका है बेहाला। और हम लोग बेहाला सबसे पहले जाने सौरभ गांगुली की वजह से, सौरभ गांगुली का घर बेहाला में आता है। तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है। एक सीट से पार्थ चटर्जी यहाँ से एमएलए थे पहले, अब तो वो फंसे, बहुत बड़े मामले में फंस गए, 20 करोड़ रुपया पकड़ा गया। तो वो करप्शन का इशू है, एंटी इनकम्बेंसी का इशू है वहाँ टीएमसी के एमएलए के खिलाफ। दोनों सीटें पिछली बार टीएमसी ने जीती, बेहाला की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीटें। और इस बार जो वो लग रहा है कि अब ये जो आपने कहा ना कि गढ़ था टीएमसी का, अब ये स्विंग सीट हो गई है। स्विंग सीट हो गई है। इस सीट पर बीजेपी भी जीत सकती है, क्योंकि एक तो शहरी इलाका है, मध्य वर्ग का इलाका है, और पोलराइजेशन बीजेपी अपने हिसाब से करा रही है। तो इसलिए यहाँ हीट बढ़ गया है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस को अपना गढ़ बचाना है कि अगर शहर की तो सीटें बीजेपी जीतती है ट्रेडिशनली, अगर बेहाला बीजेपी जीत जाती है, ये दोनों सीटें टीएमसी की हैं, और हमने कहा कि स्विंग सीट हो गई है, तो इसलिए यहाँ हीट है। यहाँ चुनाव तक सावधान रहना होगा, चुनाव आयोग को भी, सेंट्रल फोर्सेज को भी और सबको भी। अब लेकिन फोर्सेस को और ज्यादा एहतियात इसलिए भी बरतना होगा क्योंकि जिस तरह से मालदा में चीजें हुई हैं वो भी किसी ने सोचा नहीं था कि बंधक बनाए जा सकते हैं, वो भी कौन, जो जजेस होते हैं। अब मालदा में 1 अप्रैल को जो बंधक कांड हुआ था, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। एनआईए को आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। इस मामले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालदा कांड को लेकर पीएम मोदी ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। बंगाल के कूच बिहार की रैली में पीएम ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मुद्दा उठाया। साथ ही पीएम ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। पीएम मोदी ने मालदा की घटना को टीएमसी का महाजंगल राज बताया, महाजंगल राज। यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। अजीत जी, प्रायोजित जंगल राज है। प्रशासनिक जो भी रिपोर्ट होगी वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां के राजनीतिक दलों में इतनी हिम्मत, वहां के कार्यकर्ताओं को आप इस कदर आप मोटिवेट करते हैं कि जाके बंधक बना ले, और ये नैरेटिव तो बीजेपी का गलत तो है नहीं? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो घटना हुई, उस घटना की एक पृष्ठभूमि बनी। 1 दिन 2 दिन पहले से 1 तारीख से वहाँ इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे थे, जिसमें मुफ्करुल को पकड़ा गया है। मुफ्करुल इस्लाम को जो MIM में थे पहले, और अब तृणमूल कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिली। तो उन्होंने और एक दूसरी जो लेडी MLA है TMC की, इन लोगों ने 1 तारीख और 2 तारीख को भड़काऊ भाषण दिए थे वहाँ। ऐसा नहीं सिर्फ मालदा में लोगों के नाम कटे हैं, मालदा में ज़्यादा कटे हैं, मुर्शिदाबाद में भी लोगों के नाम कटे हैं। और वो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ट्रिब्यूनल ने अभी काम शुरू नहीं किया है, और आज सूची फ्रीज हो जानी है पहले चरण की 152 सीटों के लिए। तो लोग तो बेचैन हैं, लोगों में एक बेचैनी है। लोग मान रहे हैं 152 सीटों पर कि अगर नाम कट गए जहां पहले चरण, तो नागरिकता नहीं, वही कह रहे हैं, नागरिकता समाप्त हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग इस तरह से उग्र होकर के न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने नहीं आते। ये इसकी पृष्ठभूमि बनाई गई थी। इन लोगों ने भड़काया था, ये मुफ्करुल इस्लाम ने और वो यास्मीन नाम की जो उनकी तृणमूल कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने, और इन लोगों ने मोबिलाइज किया लोगों को।
और जब सूचना मिली कि बीडीओ के ऑफिस में हैं ये 7 न्यायिक अधिकारी, उनके साथ बच्चा है, महिलाएं हैं 3, और इन लोगों ने घेर करके और आधी रात तक रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरवेन नहीं किया होता तो ये पता नहीं वहां क्या घटना हो जाती। तो ये जो महाजंगल राज कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। लेकिन इलेक्शन में मालदा के हालात ऐसे ही थे उस समय। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन में इसका क्या होता है देखना पड़ेगा कि ये नैरेटिव कैसे चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या इस पर बयान आता है। फिलहाल तो रिपोर्ट पहले सौंपी जा रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस को लगा था कि शायद वो इस पूरे चुनाव में, असम के चुनाव में घेर लेंगे हेमंत विश्व शर्मा को, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा ने लगता है शायद उल्टा ही उनको घेर लिया है। असम में 3 दिन बाद वोटिंग है, कल चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पासपोर्ट जो रिपोर्ट लेकर जो कांग्रेस आई थी उस पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर अमेरिका में कंपनी खोलकर पैसे लगाने का भी आरोप लगाया। वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को झूठा करार दिया, फेक बताया। उन्होंने कांग्रेस की ओर से पेश किए गए दस्तावेज को फोटोशॉप बताया। साथ ही पूछा कि इसके लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया की मदद क्यों ली गई। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी आजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कल ये बनाया गया। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है, वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। राहुल जी, आरोप किया, कांग्रेस ने जवाब दिया, बीजेपी ने, किसका पलड़ा भारी? देखिए, आरोप गंभीर हैं और मैं ये मानता हूं कि जब तक कोई प्रूव नहीं हो जाए चीज़ तब तक इनोसेंस मानी जानी चाहिए, और इसमें कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव होना चाहिए या ये डिनाई होना चाहिए कि ये सही आरोप है और गलत है। दोनों सीरियस मामले हैं। अगर ये गलत आरोप है तो जिन्होंने लगाए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सही आरोप हैं तो जिनके ऊपर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। चलिए, इस पूरे मामले में लेकिन एक चीज समझनी होगी कि इसका असर असम के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि ठीक 3 दिन पहले यानी कि 9 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है, ठीक उससे पहले ये आरोप लगाए गए हैं।